हेलो मेरे सखा और मेरे सखियों। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये जो है पूरा हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन प्लस एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये जो पूरा हमारे पास सेक्शन है ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉडर्न फिजिक्स के एक जो है ब्रांच के अंदर आता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये सब जो है चीज़ों को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग 3 पार्ट में इसको करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर जो कि आज होने वाला है वो करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एटम्स वाला चैप्टर करेंगे एंड लास्टली हम लोग न्यूक्लियाई वाला चैप्टर करके इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करने वाले हैं। तो आज की हमारे पास सेशन में पूरे डुअल नेचर को हम लोग निपटाएंगे अच्छी तरीके से। सारी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एंड सब कुछ जो भी हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे ना क्या हो आपके पास जो है ये जो मैं पढ़ाऊंगा, मतलब आपको जो है पढ़ाऊंगा तो नहीं, मैं कुछ आपको लर्न करवाने वाला हूँ। लर्न भी नहीं कर, मतलब कुछ सीखने को यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला हूँ। बहुत कुछ कंसेप्ट को जानने के लिए मैं आपको बस एक रास्ता हूँ मैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो जो नोट्स हैं जहाँ पे मैं आपको सब बताने वाला हूँ वो आपको इजीली वहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट गाइज अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो बहुत कुछ और जो है फैसिलिटीज आपको मिलती है। सर फैसिलिटीज क्या क्या फ्री में फैसिलिटी दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, बस मिनिमल। हम अभी तक तो क्योंकि गाइज ग्रो हुआ नहीं है तो मैं अपनी तरफ से जितना भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह जो सेशन पीडीएफ है वो, और कभी कभी क्विजेस भी मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आपने, वही मैं वो कह रहा था कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या रेडिएशन। ओके, तो गई सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है बता दीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का खेल हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक बहुत पुराने टाइम में हमारे पास जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक सर्किट बनाया। सर्किट में जो दोनों साइड में वोल्टेज हमारे पास मान लेते हैं, सर्किट में उन्होंने वी वोल्टेज का एक सर्किट बना दिया जहाँ पे एक दो प्लेट्स उन्होंने रखे। सबसे पहले जो ये वाला प्लेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स प्लेट या एमिटर प्लेट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एमिटर वाला प्लेट। मेटल के बना हुआ है गाइस, ये मेटल का ये बना होता है। एंड ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर बोल सकते हो आप, कलेक्टर प्लेट। हमारे पास इधर दो प्लेट उन्होंने कनेक्ट कर दिया उसमें कैपेसिटर की तरह, बट कैपेसिटर है नहीं, मेटल है। अब उन्होंने क्या किया कि इसी प्लेट के ऊपर उन्होंने एक रोशनी डाली। रोशनी कोई लड़की का नाम नहीं है गाइस, लाइट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे हम लोगों ने डाला। जब मैंने लाइट डाला तो ये जो लाइट एनर्जी है, क्या है, लाइट की जो एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ पे उस प्लेट के ऊपर गिरी। एंड एनर्जी पाने के बाद इलेक्ट्रॉन के आंखें चमक गई। क्या मैं कह रहा हूँ, जब आपको कोई चॉकलेट, बहुत ही महंगी वाली चॉकलेट कोई दे देता है मान लीजिए, तो आप खुश हो जाते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जब लाइट मिला वो एनर्जी पाके खुश हो गया एंड वहां से वो निकल गया। उस प्लेट से निकल के वो आगे की तरफ यहाँ पे रास्ता तय करने को वो निकला जिससे आगे बढ़ सके वो। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि कन्वेंशन हम लोग यही लेते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेट हो जाएगा इस तरफ से, मतलब कलेक्टर टू एमिटर वाले साइड से एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हो जाने वाला है। बट जब जो लाइट हम लोग फेंक रहे हैं, एक पर्टिकुलर मान लेते हैं, ये जो लाइट हम लोगों ने फेंका इसका जो लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कोई वी है। ठीक है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी वी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी वी का हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट किया जिससे गाइज वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकली। बट वो कुछ एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर जो है फ्रीक्वेंसी में ही ये हमारे पास यहाँ पे रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन विल, जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमारे पास तभी रिलीज होगी, विल रिलीज फ्रॉम प्लेट, फ्रॉम द मेटल प्लेट, फ्रॉम द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट से वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हमारे पास यहाँ पे प्लेट इन अ पर्टिकुलर हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एंड उस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया वी नॉट, मैंने यहाँ पे मान ले रहा हूँ। इसके ज़्यादा अगर इससे वी नॉट से अगर कम गाइस हम लोग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगी, और अगर उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं लाइट का, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। तो वी नॉट हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग एक नया नाम भी दे देते हैं। नया नाम इन्होंने क्या दिया, बुकिश लैंग्वेज। थ्रेशोल्ड का मतलब एक मिनिमम, या हमारे पास थ्रेशोल्ड मतलब ऐसा जो है यहाँ पे हमारे पास जिससे काम हमारे पास यहाँ पे निकल जाए। थ्रेशोल्ड होता है हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको उन्होंने नाम दे दिया वी नॉट को। और सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ये होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ ये भी साथ साथ। तो आपको अगर आप चाहते हो तो आप खुद नोट बना सकते हो अपने, नहीं तो ये सेशन पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये जो वी नॉट है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, वो क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच, ठीक है सर जी, आफ्टर विच जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी इलेक्ट्रिक का समझ जाना आप, क्या मैं क्या मतलब कह रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे होना चालू हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज जो है वो चालू हो जाता है होना, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि हमारे पास ये तो फ्रीक्वेंसी है। अब जो है कोई बच्चा अगर पूछ ले कि कितना मैं एनर्जी, सर आप फ्रीक्वेंसी तो दे रहे हो ठीक है मान लिया मैंने, बट मैं कितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दूं जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मतलब मैं अगर यहाँ पे इस जो है प्लेट के ऊपर कितना हमारे पास एनर्जी दूं, कितना एनर्जी दूं टू जो है इजेक्ट, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिनिमम आप एनर्जी बता दीजिए, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, कितना मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी में कितना दूं जिससे वो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लेट के ऊपर चिपका हुआ है वो निकल जाए। उसको हम लोग एक नया नाम से जो है नया नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी इसको हम लोग बोला जाता है। एंड वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम, मिनिमम हमारे पास एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी टू, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी कितना देते हैं उसको हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके सर जी, समझ में आ गया, गॉट इट। अब सर जी यहाँ पे ये जो लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका जो इंटेंसिटी है इसके बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास इंटेंसिटी होगा इस लाइट का, वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी होता है। दूसरी बात, ये जो करंट बन रहा है वो भी मैं आपको ध्यान देता हूँ, ये मैंने लिख दिया करंट, बाद में लिखूंगा इंटेंसिटी, अगर अलग करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर करंट डिपेंड करता है, सबको पता है, इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गाइस जो इलेक्ट्रॉन वो निकलेंगे उनके पास कुछ एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी वो निकल रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उस प्लेट से, उनके पास एक एनर्जी होगा जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एंड वो काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सर 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 रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बता देंगे, अभी बता देंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना गाइस, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज होता है, एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज होता है जो कि कलेक्टर साइड पे हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास जीरो बन जाए। क्या 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 समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, नेक्स्ट पेज में बताने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बस ये वाला पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, की फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास इधर हो जाता है। ठीक है सर जी, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गया। वर्क फंक्शन किसे बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी नॉट से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट इसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी इस पेज में जो बात करनी थी मैंने कर दी है। अब जो है मैं एक नया पेज लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सर ये स्टॉपिंग वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। अगर मैं बात करूँ स्टॉपिंग, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूँ, ठीक है, जिसे हम लोग या तो आप वी एस पी मान लो, एस डॉट पी आप ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर आप जो है वी एस, इसे भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। किसी किसी बुक में एस पी दिया होता है डायरेक्टली, कोई भी वी दे देता है, कोई वी एस भी दे देता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो। ठीक है, अच्छा, स्टॉपिंग जो है दो डेफिनेशन होती है, मैं दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है,
ध्यान से देखो, अगर मैं ये प्लेट बनाऊं आपके सामने वापस से, ये जो हमारे पास यहाँ पे प्लेट बना हुआ था, मैंने वापस से इस प्लेट को बना दिया। मैंने जब यहाँ पे एक सोर्स से लाइट को इंसिडेंट किया इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे एक सोर्स से, यहाँ पे मान लो ये सोर्स है मेरे पास, लाइट को इंसिडेंट किया, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ देरी तक जितना उसके पास एनर्जी होगा वो उतनी दूरी जाके रुक जाएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स। ठीक है, उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा एक जगह जाके, तो हमारे पास यहाँ पे मतलब उसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी ऑफ कोर्स, तो उसके पास रुक जाएगा, तो जो है हमारे पास करंट बनना रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुक गया तो करंट भी बनना रुक जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वोल्टेज बता दो जहाँ पे पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ जी सर, लिख के दिखा दो एक बार जिससे मैं स्कूल में भी लिख सकूँ, बिल्कुल बता देंगे। नेगेटिव वोल्टेज ऑफ कलेक्टर साइड मतलब कलेक्टर साइड में कितना नेगेटिव वोल्टेज है, एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीई करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉल्स टू जीरो। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, दूसरा डेफिनेशन भी आपको लिख दे रहा हूँ। पहला डेफिनेशन ये हो गया, दूसरा डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव वोल्टेज एट विच जो इलेक्ट्रॉन विथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी स्टॉप्स। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो भी रुक जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, तीन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी कितना दूं जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए वहां से या रिलीज हो जाए वहां से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क फंक्शन बोलते हैं। एंड अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, दैट इज नेगेटिव ऑफ वोल्टेज, जिससे जो हाईएस्ट स्पीड का या हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ जी सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पे एक नोट करके मैं बात लिखवाना चाहता हूँ, लिख लो, आप भी नोट कर लो, कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जो मैं लाइट की प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वी नॉट के बराबर है, और ये जो वी नॉट है ये क्या है हमारे पास, फिर से लिख दे रहा हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वी जो है वो वी नॉट के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। गाइज आपने बहुत बच्चों का ऐसा डाउट होता है, क्या होता है डाउट, कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो वी नॉट से ज़्यादा दूं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगी, और अगर कम देता हूँ वी नॉट से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगी, सीधी सी बात है। बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनका दिमाग इस तरह से चलता है, उन्हें पूछ लेते हैं कि सर बताइए वी नॉट जो है, अगर वी के मतलब जो फ्रीक्वेंसी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइट का, वो अगर वी नॉट के ही बराबर हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ही बराबर हुआ, तो क्या होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो आएंगी, कम्स आउट विदाउट विथ, या फिर ऐसे लिख लो, विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगी बट वो आगे तक नहीं जा पाएंगी। इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि जो है यहाँ पे जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा मेटल का। ठीक है, मेटल का। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे पास, क्योंकि मेटल जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ ये भी, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन वापस से बैक। ठीक है, वापस से जो है कुछ टाइम बाद वो वापस इलेक्ट्रॉन उसी मेटल प्लेट में चली जाता है। तो वी नॉट अगर बराबर हुआ तो ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, शंका सारी दूर हो गई होगी, और सारे हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या आप कह रहा हूँ मैं, कुछ ग्राफ्स के बारे में हम लोग यहाँ पे नॉलेज ले लेते हैं। उससे पहले स्लाइड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ग्राफ अब हम लोग को करना है, बट ग्राफ से पहले मैं आपको कुछ और जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया उसका एक समरी वर्जन, एक माइंड मैप की तरह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ एक बवाल पॉइंट के सहारे। बवाल पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इस चैप्टर का पहला बवाल पॉइंट। ठीक है, तो बवाल पॉइंट में आप सबको पता है कि ये जो है मैं जो पॉइंट्स लिखने वाला हूँ ये आपके
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इसको लिख देने वाला हूँ। सबसे पहला हम लोगों ने जो यहाँ पे पॉइंट पढ़ा वी नॉट के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, सॉरी थोड़ा सा गंदा हैंड राइटिंग हो रहा था, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। क्या होता है ये, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट दी, मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा गाइस पूरी तरीके से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको खुद समझ जाना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पे वर्क फंक्शन जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप खुद वर्क फंक्शन यहाँ पे फाई नॉट मान लो, या फिर हमारे पास वर्क फंक्शन जिसे बोलते हैं, क्या होता है ये, मिनिमम एनर्जी टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम एनर्जी की बात हो गई। साथ में गाइस थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया था दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज एट विच, पूरा लिख दे रहा हूँ ये तो, विच इलेक्ट्रॉन विथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट जो है काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास है, स्टॉप्स, स्टॉप्स ऑल्सो स्टॉप्स, ठीक है। तो ये मैंने तीनों डेफिनेशन एक जगह आपके लिए यहाँ पे लिख दी है, बट यहाँ पे कुछ और मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो पॉइंट, सबसे पहले जो इंटेंसिटी होता है लाइट का, आपने ये गाइस आपको ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, बट ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो लाइट हम लोग मेटल प्लेट के ऊपर डाल रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं फ्रॉम मेटल प्लेट, फ्रॉम, एक सेकेंड, फ्रॉम प्लेट, ठीक है, मेटल ऐसे मान लेते हैं, फ्रॉम मेटल, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी निकल रही है वो इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और यही डिपेंड करता है हमारे पास फोटो करंट, वेरी 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 टू दी पावर इन्फिनाइट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 स्टार यहाँ पे मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, इंटेंसिटी हमारे पास फोटो करंट को डिसाइड करता है, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आप सबके लिए। साथ में और एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जो है, काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमें और एक पॉइंट पता चल चुका है, क्या है सर वो पॉइंट, बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। वो जो पॉइंट है दैट इज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, frequency of light is directly proportional to kinetic energy of the electron, and the frequency is directly proportional to Vs, that is equal to stopping potential। अच्छा, ये हो गया नोट, में यहाँ पे और एक लिख देता हूँ आप सबके लिए, नोट क्या है सर जी बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे। नोट जो है, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड्स, डजंट डिपेंड अपॉन, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी नेवर डिसाइड करंट, नेवर डिसाइड्स करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो करंट सर्किट में है, डिसाइड्स करंट, जो इंटेंसिटी है वो डिसाइड करता है हमारे पास करंट को। तो यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ, क्या, जो इंटेंसिटी है डज, ठीक है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो सारी मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको अब जो है क्लैरिटी मिल गई होगी छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब जो है हम आसानी से आपको जो है सारे ग्राफ समझ में आ जाने वाले हैं। मैंने ये जो बवाल पॉइंट का इतना झंझट इसीलिए किया जिससे आपको एक बार पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, एंड आप जो है ग्राफ्स जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसको आप इजीली सॉल्व कर सको, या फिर आपको इजीली समझ में आ जाए वो ग्राफ्स, ठीक है। क्या है सर वो ग्राफ्स, बता देता हूँ, बिल्कुल बताएंगे। क्या है, सबसे पहला जो ग्राफ है हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ, ग्राफ्स, जो सबसे पहला हमारे पास ग्राफ आता है इधर, सबसे पहला ग्राफ जो है दैट इज इक्वल टू हमारे पास इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस
फोटो करंट को मैं पीसी लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फुल फॉर्म, बार बार गाइस लिखने के फायदा कुछ है नहीं। फोटो करंट हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पीसी को, ठीक है। ओके, फोटो करंट है ये, ठीक है। अब ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ सबसे पहले, गाइज मैंने अभी क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑलवेज डिसाइड दी करंट, तो हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ आता है इसका। ये हमारे पास फोटो करंट हो गया, ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गया। वी नो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन जो है फोटो करंट हमारे पास डिपेंड करता है, तो इसीलिए हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी मैं वी नॉट से ज़्यादा रखूंगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो जो करंट डिसाइड होगा उसके बाद वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लीनियरली डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये होता है। दूसरा ग्राफ अगर मैं बताऊं, दूसरा ग्राफ किसके बारे में है, दूसरा ग्राफ इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी जो है पीसी वर्सेस हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब वो कहता है सर आपने अभी बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं करती है फोटो करंट के ऊपर, बिल्कुल सही कहा था, अगर आपको याद है, वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पे जो है वी नॉट फ्रीक्वेंसी तक, वी नॉट फ्रीक्वेंसी तक कोई भी करंट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगी। तो उसके बाद वी नॉट के बाद अचानक से करंट बढ़ेगा, एंड करंट बढ़ेगा जब, क्योंकि ऑफकोर्स जो है इलेक्ट्रॉन निकल गए तो करंट बढ़ेगा, बट उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, वो कांस्टेंट यहाँ पे रहने वाला है करंट, ठीक है। ये हमारे पास आई हो गया, दिस इज हमारे पास क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वी नॉट तक ये जो है हमारे पास जीरो रहेगा करंट। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता दिया है। पीसी फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी हो गया। थर्ड जो ग्राफ है हमारे पास फोटो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, फोटो करंट, फोटो पीसी लिख देता हूँ गाइस, हाँ पीसी वर्सेस टाइम का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, पीसी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जब वी नॉट से ज़्यादा हो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो फोटो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है दैट इज इक्वल टू, दैट इज दिखता है कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो जब हमारे पास वी नॉट के बराबर होगा, वी नॉट तब तक हमारे पास एक इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लीनियरली तो नहीं बढ़ता, कुछ हाइपरबोलिकली हमारे पास यहाँ पे बढ़ता है, हाइपरबोलिक भी गलत बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे करंट जो है इंक्रीमेंट आता है, एंड देन जो है करंट, सॉरी जो, हाँ जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो टाइम है आपको ये ध्यान रखना है, 10⁻⁹ 10⁻⁹ सेकेंड्स तक जो है हमारे पास बढ़ेगा, एंड देन कांस्टेंट हो जाएगा, 10⁻⁹ तक बढ़ेगा एंड देन कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चौथा ग्राफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चौथा ग्राफ क्या है, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, अब वोल्टेज जो है उसकी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा कैसे होगा सर बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे। ये होता है गाइज, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, ये हमारे पास क्या है पी सी, दैट इज फोटो करंट। हमें पता है कि जो यहाँ पे करंट इसको इंडिपेंडेंट होता है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो क्या, जब जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तब तक हमारे पास करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी को जब मैंने बढ़ाया तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट जो है वो बढ़ेगा, बट का एक बार पहले तो बढ़ेगा एंड देन कांस्टेंट हमारे पास इधर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है इसको हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आई एस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अभी सैचुरेशन करंट क्या होता है, सैचुरेशन करंट हम लोग इधर बोल देते हैं। एंड अगर मैं इसको पीछे यहाँ पे इलोंगेट करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हमारे पास जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी एस, दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने आपको सारी ग्राफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, एक तक हम पर यहाँ पे जाएंगे। कुछ होता क्या है कि जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे सम इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होंगी एंड अनेबल टू जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर प्लेट में वो पहुंच नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है सर जी। व्हेन कलेक्टर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाती है और इजीली जो है यहाँ पे कलेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास इधर जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, गॉट इट। तो इसीलिए हमारे पास मैंने आपको पूरा जो है फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे बना दिया। आई सैचुरेशन क्या है कि जब हमारे पास जो करंट जो है वो धीरे धीरे करके जब खत्म हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। व्हेन करंट खत्म नहीं, मतलब जब चेंज ना हो, कांस्टेंट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ पे आई सैचुरेशन, आई सैचुरेशन दैट इज सैचुरेशन करंट क्या होता है, व्हेन करंट, व्हेन करंट दूसरे कलर से लिखता हूँ, व्हेन करंट डजंट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है। ये मैंने आपको सैचुरेशन करंट का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखवा दिया है। चारों ग्राफ मैंने बता दिए हैं। अब ये जो हम लोगों ने फोटो क्या
जो है फोटोकेमिकल कह रहा हूँ मैं, जो हमारे पास इधर जो है फोटो करंट वर्सेस, हम लोगों ने यहाँ पे जो ग्राफ भी पढ़ा फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का, इसके दो वेरिएशंस होते हैं, दो केसेस होते हैं जब हमारे पास डिफरेंट इंटेंसिटी हो एंड डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो। उन दोनों केसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उन दोनों केसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या है सर जी वो केसेस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो गई जो सबसे पहला केस आता है जब हम लोग फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, जब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी गिवन है। तो मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे, एंड और एक मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने बना दिया है। ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है। सिमिलरली क्लियरली यहाँ पे हमें पता है कि I1 जो है वो I2 से बड़ा है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो I1 ऊपर है, मतलब उसकी जो Y की वैल्यू है ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास I1 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू I2। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो Vs है, ये क्या है हमारे पास Vs, V स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और या फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास सेम रहने वाला है, सेम एज फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम, एंड अगर आप और लिखना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो सेम। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या सेम है, आप कुछ भी कह सकते हो। ये हो गया सबसे पहला वाला ग्राफ, जब हम लोग को डिफरेंट इंटेंसिटी गिवन है तो क्या हमारे पास करना है। दूसरा जो केस आता है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीसी वर्सेस वी का ही ग्राफ है, बट यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। आप खुद सोचिए, जब मैंने बताया था वही डिपेंडेंसी आपको याद करना है और आपको बनाना है ग्राफ। पॉज करके बनाइए और उसके बाद देखिए कि आपने सही बनाया या फिर गलत। ठीक है, ठीक है, बना देता हूँ। पहला ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया। एक सेकेंड गाइस, हाँ, नाउ इज करेक्ट एंड दिस। क्योंकि गाइस फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड अपॉन फोटो करंट, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी जो है वो फोटो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमारे पास करंट जो है हमारे पास सेम रहेगा, आई रहेगा, करंट रिमेन सेम, आई सेम एज जो फ्रीक्वेंसी है इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो करंट। ठीक है, बट हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे दो आएंगी, ये हमारे पास मान लेते हैं VS1I, ये हमारे पास VS2I है। अगर हमारे पास VS1 जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 है, ये ज़्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मैं ये कह सकता हूँ। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज ज़्यादा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में ग्रेटर दैन या कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है कौन सा छोटा है वो कमेंट करना हो ग्राफ को देख के, तो आपको ऐसे करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, इससे हम लोग यहाँ पे ये जो है रिफर कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 का वो ज़्यादा है 2 से। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोग ये भी रिफर कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। तो ये दोनों ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या जो है हमारे पास रिफर करना है कि जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो करंट के। ये क्या है? फोटो करंट है, दोनों को करंट मत समझ लेना गाइस, ये होता है फोटो करंट, फिर से लिख दे रहा हूँ, फोटो और करंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस जितना ज़्यादा वैल्यू होगा पीसी का उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है जब हम लोग डिफरेंट इंटेंसिटी यहाँ पे लेते हैं। तो दोनों ग्राफ आई होप क्लियर है, आप सबको क्लियर है। अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है मेरे को मोटिवेशन और मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और ऐसा वीडियो लाता रहूँ। गाइस 3 बार क्यों बोल रहे हो? सनी देओल की मूवी देख ली? नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, नहीं देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैंने आपको सिखा दिया है सब कुछ, बेसिक्स जितने भी थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो है यहाँ पे हम लोग आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आइंस्टाइन सर जी ने क्या एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके,
गाइज ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और वेव थ्योरी इसीलिए फेल हो गई बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला था वेव थ्योरी के जो है हमारे पास वेव थ्योरी के मुताबिक जो इंटेंसिटी है वही सफिशिएंट है जो है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बट यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का भी बहुत बड़ा रोल था। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने कहा था। दैट्स वाई वेव थ्योरी यहाँ पे हमारे पास फेल हो गई थी, और आइंस्टाइन सर जी ने आके हमारे पास उनका खुद का जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो यहाँ पे अब मैं वो लिखने वाला हूँ, क्या आइंस्टाइन सर जी का जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन सर जी ने इसका एक नया मोड दिया इस पूरे जो है यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था इतने दिनों से, उनका एक नया इन्होंने जो है जो है इन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि जो एनर्जी यहाँ पे लाइट के सोर्स से आ रही है, कहीं से भी आए, ठीक है, वो एक पैकेट के फॉर्म में आ रही है जिसे हम लोग फोटोन भी बोलते हैं। जो रेडिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेडिएशन ऑब्जर्व जो है बाय अ मेटल फ्रॉम जो है वो हमारे पास एनर्जी ऑफ जो है कम्स इन पैकेट्स। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी आ रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। अब ये फोटॉन्स जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटॉन्स जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? हाँ जी बताता हूँ। जो फोटॉन्स इन्होंने नाम दिया, एक सेकेंड अच्छे से लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा बहुतों को। फोटॉन्स इन्होंने बोला, फोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि आते हैं लाइट के ऊपर, जो है मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स का रिलीजन होता है। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे नाम दिया फोटॉन्स, ठीक है। एंड जो है फोटॉन्स या क्वांटा कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी है, ये जो फोटॉन्स का एनर्जी है, ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इन्होंने कहा एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ से जब मैंने डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया, तो हमारे पास यहाँ पे जो ई टो जो है आता है, ई ऑफ वन फोटोन, ई ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू हमारे पास एच न्यू। और ये जो है एच जो है दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बहुत आसानी से पढ़ा होगा, अगर आपने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ा है, फिजिकल केमिस्ट्री को 11th में। ये होता है एक फोटोन का जो है वो एच न्यू है। अगर मेरे पास एन फोटोन्स है तो ई टोटल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ क्योंकि ये मेन है। जो टोटल हमारे पास एनर्जी आती है फोटोन से, या एनर्जी जो आती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू, इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। बिकॉज गाइस लैम्डा कैसे आ गया, फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है साउंड को इग्नोर करना है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था गाइस, जो टोटल एनर्जी आता है दैट इज इक्वल टू एन एच न्यू, दैट इज इक्वल टू हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास एन एच सी अपॉन लैम्डा। एच जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है वो है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स सर जी ने ये कांस्टेंट हमारे पास दिया था इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए गाइज। और ये जो h की वैल्यू है ये कांस्टेंट है ऑफकोर्स, वैसे तो क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो h की वैल्यू आती है 6.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड के बराबर हमारे पास इधर आता है, सॉरी जूल्स पर सेकेंड के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है। ओके अच्छा 26 मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 62 होना चाहिए ना, हाँ सही बात है, गलती से मैंने कंफ्यूज हो गया था मैं अभी। हाँ ये होता है गाइस 62 के बराबर हमारे पास 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकंड। ये होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ओके तो ये मैंने आपको बता दी है। अब इसका एक मैंने ना रियल लाइफ तो नहीं, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग से समझाना चाहता हूँ। वैसे तो ड्राइंग मैंने इतनी सीखी नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है हमारे पास जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वेव थ्योरी ने कहा, क्या कहा था, मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइट आएगी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई, सोर्स हमारे पास मान लेते हैं ये है, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गया या प्लेट से, ठीक है। बट यहीं पे हमारे पास क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। बट यहीं पे अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, दूसरा केस क्या है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन जो है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन सर जी के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइंस
एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन सर जी ने क्या कहा? आइंस्टाइन सर जी ने कहा कि जो ये एनर्जी आ रही है वो हमारे पास वेव के फॉर्म में नहीं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। कुछ इस तरह से कही, ये हमारे पास पैकेट्स के फॉर्म में आई, यहाँ पे उन्होंने इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद मान लेते हैं जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और यहाँ से एक काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई। और ये जो है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मेटल, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और वो मिनिमम एनर्जी प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर आता है। जो इन्होंने कहा कि जो फाई है, दैट इज वर्क फंक्शन, दैट इज इक्वल टू एच वी नॉट के बराबर आता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और यहाँ से हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। और क्या है वो इफेक्ट, सॉरी क्या है वो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। और वो जो है इक्वेशन का फॉर्म हमारे पास इधर मैं लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इनिशियल जो एनर्जी है आई, जो है इंसिडेंट हुआ है, जो एनर्जी हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं फोटॉन्स का एनर्जी, दैट इज फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मिश्रण हमारे पास इधर है। फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन भी बोलते हैं हम इसे, मिनिमम एनर्जी टू जस्ट क्या बोलते हैं उसे, रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस। इसको अगर मैं यहाँ पे जो है अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच वी नॉट, वी नॉट क्योंकि हमारे पास वर्क फंक्शन है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इधर हो जाएगा। आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इसी को अगर मैं यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहूँ, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और एक थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मूला, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हमें पता है कि जो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है, ठीक है। और हमें पता है कि वर्क जो है हमारे पास डेल्टा जो है वर्क जो कंजर्वेटिव से होता है, हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। कोई भी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो क्यू डेल्टा वी माइनस क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो जीरो होता है, बट जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मान लेते हैं उसको, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। जब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करूंगा, सॉल्व वगैरह करके मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधी सी बात ये है, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू क्यू डेल्टा वी के बराबर आ रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो क्योंकि मैं ई के बराबर लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और आ जाता है, ई जो इंसिडेंट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज गाइस। तो इसका जो नया एक फॉर्म आ जाता है गाइस हमारे पास, एक सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हमारे पास, यस, ई जो इंसिडेंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू हमारे पास ई नॉट, या फिर आप फाई कह सकते हो इसे, प्लस हमारे पास ई डेल्टा वी, ई डेल्टा वी के बराबर है। और ये जो डेल्टा वी है गाइस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल ही वो वोल्टेज है जो कि काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने वाला है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ से मैं ये रेफर कर सकता हूँ क्या, कि जो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ई वी एस, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के अगर कभी दिया हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला। अगर कभी काइनेटिक एनर्जी और फाई नॉट दिया हो तो ये वाला, अगर कभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हो तो ये वाला, और कभी अगर लैम्डा के टर्म्स में दिया हो तो ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो मैंने सारी यहाँ पे आपको वेरिएशंस बता दी हैं। एक चीज और आता है फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के बारे में, वो यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रही है, क्या होता है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रही है उस पूरे प्लेट से, मेटल प्लेट से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ठीक है। क्या होता है सर जी ये, क्या होता है, पहले तो हम लोग को ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन जो है एन की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन कितनी एमिट हो रही है और फोटोन एब्जॉर्ब जो हो रही है दैट इज 10⁻⁻5 के बराबर होता है। क्या होता है, -5 के बराबर हमारे पास इधर आता है, ठीक है। दैट इज हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे रफ वैल्यू बताऊँ आपको, ये एक तो है, आपको ये ध्यान रखना है, आइडियल केस है जब एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो तब, ठीक है। आइडियल केस जब होता है 1 के हो जाता है, आइडियल केस में हमारे पास इफिशिएंसी
आइडियल केस एफिशिएंसी 1 होती है, बट क्लियरली कभी कभी जो है जनरली 10⁻⁵ के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, डेरिवेशन आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एनपी एक कभी पूछ लिया जाता है, एनपी सर क्या है? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कितने फोटॉन्स एमिट हो रही हैं। ये गाइज मैं आपको बता दूं बहुत ही बार जेई में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इस साल भी हम लोग को पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं जो नंबर फॉर्मूला आता है एनपी का, दैट इज इक्वल टू हमारे पास पी नॉट लैम्डा अपॉन एच सी के बराबर हमारे पास इधर आता है। पी नॉट जो है वो हमारे पास क्या है? पावर होता है, ऑफकोर्स पावर है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमारे पास, ये मान लेते हैं हम लोग इसको पी नॉट पावर है, ठीक है। और जो है पी नॉट अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया, ये हमारे पास क्या होता है? कितने पावर का कितने एफिशिएंसी अगर निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मुला इसको निकाल लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फॉर्मुला ध्यान रखना है। पी नॉट इज पावर, लैम्डा तो पता है वेवलेंथ है, एच सी पता है आप सबको, ठीक है। तो ये गाइस पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है यहाँ पे, आइंस्टाइन इक्वेशन का फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसका मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ग्राफ कुछ हम लोग बनाने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ओके, एक सेकेंड। अब जो है गाइज हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ अगर कभी पूछा जाए तो कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला पता है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमें पता है एच वी प्लस एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस हमारे पास यहाँ पे ई वी एस, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है तो मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है सर जी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से h इधर लाया तो h कॉमन हो गया। h कॉमन भी ना लेके अगर आप एक चीज देखोगे ध्यान से, हमें क्या चाहिए? वी एस और वी के बीच का ग्राफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? वी एस और वी का ग्राफ चाहिए। तो मैं इसको अभी के लिए लेट कर ले रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? फाई के बराबर है, वही ऑफकोर्स वही है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखने के लिए सुविधा करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। और मैं इसको क्या करूंगा, वी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या फिर ऐसे करते हैं, जब आप सॉल्व करोगे ना, ये हमारे पास फाइव के बराबर है, ठीक है। तो एच वी माइनस फाइव अपॉन ई, माइनस फाइव अपॉन ई इज इक्वल टू वी एस, ठीक है, वी एस। तो वी एस इज इक्वल टू एच अपॉन ई, फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव अपॉन ई। यहां से आपको एक, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, वाई एम एक्स सी माइनस यहाँ पे है ऑफकोर्स, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी का यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ चुका है। क्या है? ग्राफ आ चुका है। तो आप क्लियरली इसको बना सकते हो क्या, अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट नेगेटिव से है तो क्लियरली मैं यहाँ पे ऐसे बनाना चाहता हूँ, सीधा कर लिया मैंने, कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो है इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में दैट इज फाइव अपॉन ई के बराबर हमारे पास ये आता है फाइव, दैट इज वर्क फंक्शन अपॉन जो है इलेक्ट्रॉन की चार से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कभी कोई स्लोप पूछ ले, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो tan थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू h अपॉन ई के बराबर आती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कभी भी हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू पूछा जाता है दैट इज इक्वल टू ई अपॉन स्लोप, आपको कर सकते हो यहाँ पे। इंटरसेप्ट अपॉन एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ पे वी नॉट के बराबर देंगे। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ये कट कर रही है ये वाला पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी नॉट बोलते हैं। हाँ हाँ सही आपने समझा, ये है हमारे पास क्या? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ही है, आपको कुछ और नहीं समझना, यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वी नॉट, हम लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट अपॉन एक्स एक्सिस में जितना इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास वी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग tan थीटा मतलब स्लोप भी निकाल सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। सब कुछ इस ग्राफ पर गिवन है, तो मैं सारी डेटा को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकता हूँ, सॉरी इंटरैक्ट मतलब क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश भूल गया मैं, सॉरी गाइज। मैं क्या कर सकता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ अगर इस छोटे से ग्राफ के साथ, ठीक है। अब जो है और दो तीन ग्राफ है, उसके बारे में भी, उनका भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। क्या ग्राफ है सर जी, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं ग्राफ डिस्कस करूँ, काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट क्योंकि ये हमारे पास आइंस्टाइन का है तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आती हैं, कैसे ग्राफ बनता है वैसे तो सेम रहता है, फिर भी बताऊंगा आपको। अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है डेट इज इक्वल टू हो जाएगा एच वी माइनस एच वी नॉट के बराबर, डेट इज इक्वल टू फाइव के बराबर। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव लिख सकता हूँ, फाइव नॉट वर्क फंक्शन। तो यहाँ से एच हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है एक स्ट्रेट लाइन होगा हमारे पास इधर, सॉरी फॉर दैट, यस कुछ स्ट्रेट लाइन हमारे पास इधर होगा। ये जो है हमारे पास एच के बराबर, सॉरी ये हमारे पास फाइव के बराबर है, फाइव के बराबर। और अगर मैं कोई स्लोप पूछ ले जाता है, स्लोप टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास इस केस में एच के बराबर है। ठीक है, तो ये दो तीन ग्राफ वैसे तो सबसे ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आप इजीली इसे जो है सॉल्व कर सकते हो, इसे इजीली जो है आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बाकी अगर क्वेश्चन आ गया तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे सीधी सी बात यह है, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है वो क्या देगा हमारे पास, फाई की वैल्यू वर्क फंक्शन दे देगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे स्लोप चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू एच के बराबर आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं। दोनों ही ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूँगा, यही बोलूँगा कि आप इस पूरे चीज़ को याद करके रखिए। ठीक है, अब कई एक छोटा सा मैं बवाल पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बवाल पॉइंट क्या है, एक कन्वर्जन है, सिंपल सा बात है। कन्वर्जन क्या है, हमारे पास हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, अगर कभी एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में गिवन है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोवोल्ट को मैं अगर कभी हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट में 1243 अपॉन लैम्डा मेरे को नैनोमीटर में अगर रखना है तो मैं ये वाला यूज करूंगा। ठीक है, इसको जो है मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं 1240 लैम्डा नैनोमीटर में ले सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास 12440 लैम्डा अगर मैं एमस्ट्रॉन्ग में ले रहा हूँ तो, लैम्डा अगर मैं एमस्ट्रॉन्ग में ले रहा हूँ, ये कन्वर्जन आपको क्वेश्चन में तो गिवन होती है, फिर भी आपको ध्यान रखना अगर कभी गिवन ना हो, आपको चेंज करना हो तो नैनोमीटर में रखना है तो 1240 ले लें, और अगर एमस्ट्रॉन्ग में रखना है तो 12400 यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, एक बवाल पॉइंट था तो मैं इसको क्या करूँगा, छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके बाद में आपको डाल दूंगा, अभी मैं सेव नहीं कर रहा इसको। ठीक है, ओके, तो बात कर लेते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, देख लेते हैं, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की बात करूं या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे डी ब्रोगली सर जी ने क्या हमारे पास यहाँ पे थ्योरी उनकी दी थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर। डी ब्रोगली सर जी ने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जब हम लोग पूरा माइंड मैप को समझ लेंगे तो हम लोग को ईजी होगा यहाँ पे समझने में। डी ब्रोगली सर जी ने कहा जो भी हमारे पास यहाँ पे मैटर होता है ना, हमारे पास कोई भी मैटर आप उठा लो, उस मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया। क्या होता है, सबसे पहले पार्टिकल, दो नेचर होते हैं उन्होंने कहा, एक होता है पार्टिकल नेचर, ओके सर जी, एक होता है पार्टिकल नेचर, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है या नेचर होता है हमारे पास मैटर नेचर। ठीक है, या फिर वेव नेचर। क्या होता है, मैटर कह रहा हूँ, वेव नेचर हमारे पास इधर होता है। वेव नेचर हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास है, एम मास, वो हमारे पास v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके पास एक हमारे पास पार्टिकल नेचर भी होगा एंड अ लैम्डा एसोसिएटेड विद इट, मतलब वेव जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे m जो है वो पार्टिकल नेचर है एंड लैम्डा एसोसिएटेड है इसके साथ टू फॉर दैट वेव दैट इज इक्वल टू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब लैम्डा एसोसिएट हो जाता है उसे हम लोग मैटर वेव बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। इन्होंने जो इक्वेशन दिया वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो दिया ही ऑफ कोर्स। ठीक है, उन्होंने डिराइवेशन आप सबने कराई हुआ है। डिराइवेशन क्या है, E बराबर mc स्क्वायर होता है, एक इन्होंने आइंस्टाइन का इक्वेशन, दोनों ही आइंस्टाइन के इक्वेशन को यहाँ पे ये किया, और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर भी होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्यान से देखो, दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कट गया, इधर से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई हमारे पास यहाँ पे एच अपॉन एम सी। जब मैं यहाँ पे सी को हटा के, ऑफ कोर्स मैं इसमें जनरल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सी को हटा के मैं वेलोसिटी को रखूंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे एम वी के बराबर आ गया। हम सबको पता है
ये जो है डी ब्रोगली का इक्वेशन है। जब मैं एमबी की जगह यहाँ पे पोटेंशियल कह रहा हूँ मोमेंटम रखूंगा तो भी चेंजेस होंगी, बट मैं आपको वो चेंजेस करवा के दिखाता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू, क्या रूट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर मेरे को कभी लिखना हो दैट इज 2m काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर। और कभी अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिखना हो तो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वोल्टेज के टर्म्स में ऐसे हम लोगों ने पहले किया था, उसको मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखूंगा दैट इज 2m इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ v। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलेज एक मैंने आपको निकाल के बता दिया है। डेरिवेशन आप सबको पता ही है, नहीं पता तो कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर। अब कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ वेरिएशंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक जो है यहाँ पे केस होता है, क्या रेशियो प्रॉब्लम्स हमारे पास इधर कभी कभी दिया जाता है। तो रेशियो प्रॉब्लम्स अगर कभी दिया हो, सबसे इजीएस्ट हमारे पास ये जो है कैटेगरी है। रेशियो प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हमारे पास एक मास दिया होगा, हमारे पास इधर मास m। ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी उन्होंने दी होगी v। और यहाँ पे और एक मास दिया होगा जिसका मास जो है वो 2m है और इसकी वेलोसिटी 4v है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है, हमारे पास इसका मोमेंटम p हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी k हो जाएगा, इसका जो मोमेंटम है दैट इज 3p हो जाएगा, इसका जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 10 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो अब रेशियो पूछा जाए तो आप सबको डिवाइड करके इजीली आप बता सकते हो, इजीली गिवन इजी। तो ये इजी कैटेगरी है, आप इजीली इसको निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का मदद से। अब जो है इसी फॉर्मूले को कुछ और वेरिएशंस होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ इस पेज में जो लिखा है वो आपको समझ में आया है कि मैटर के पास दो पार्टिकल होती हैं, मतलब दो नेचर होती है, पार्टिकल नेचर, मैटर वेव नेचर, और वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और कभी वो पार्टिकल को यूज़ करता है, कभी वो वेव नेचर को यूज़ करता है। उन्होंने एक जो है डी ब्रोगली ने फिर एक इक्वेशन दिया हम लोगों को, एंड उससे हम लोग यहाँ पे अब कैटेगरी कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे अभी। अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है यहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम हेल्प करने वाला है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर 2m/q_v के बराबर होता है। अब अगर मैं q को इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है जा रहा है विद एन लैम्डा, कुछ कुछ ऐसे करके दे रखा है, और वोल्टेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो ई की वैल्यू हमें डायरेक्टली याद करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिवन है, अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिवन है तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 112.2। तो गाइज इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आती है, आई एम रियली सॉरी फॉर द पॉज। ठीक है, जो लैम्डा की वैल्यू आती है आपको ध्यान रखना है दैट इज 12.2 एंगस्ट्रॉम, 12.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी के। मैं सब वैल्यूज आपको पुट करना है, आपको डायरेक्टली ये सब याद करना है, बिकॉज गाइज आप जब ये सब पुट करके एग्जाम के टाइम में ये सब सॉल्व करने जाओगे, एच की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो, देन ये सब पुट करके जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। इसलिए मैं पहले से ही लिख दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे याद करके अपना टाइम बचा सको। तो 0 पॉइंट लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन रूट वी के बराबर होगा। अगर कभी ड्यूट्रियम दिए रखा है, ड्यूट्रियम हमारे पास अगर दे रखा है तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन हमारे पास रूट वी के बराबर होता है। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल के बराबर, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गिवन है क्वेश्चन में, तो उस केस में और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी के बराबर। अगर आप ये चार वैल्यूज याद रखते हो तो क्वेश्चन में अगर कभी पूछा जाता है तो आप इजीली इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे कैलकुलेशंस को बचा के। ठीक है, तो ये गाइज हम लोगों ने कर दिया है। अब कुछ वेरिएशंस, कुछ और केसेस को स्टडी करेंगे जिससे आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन में अटैक करने के लिए। ठीक है, तो एक जो वेरिएशन आ सकता है हमारे पास यहाँ पे कोलिजन प्रॉब्लम्स का, क्या हो सकता है, कोलिजन प्रॉब्लम्स का हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। क्या कोलिजन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक मास है m1 है, ठीक है, और हमारा उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v2 है। एक मास मेरे पास दूसरा है जिसकी मास m1 है, सॉरी m2 है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात m2 है, इसकी स्पीड v2 है, और दूसरा ही सेम मास है, सेम तो नहीं, दूसरा मास है m1 और इसकी स्पीड v1 है। कुछ टाइम तक चल के ये क्या हुआ, हमारे पास कोलाइड हो गए, क्या हो गया, कोलाइड हो गए। ऐसे जब ये कोलाइड होंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो भी है वो हमारे पास ई है, एंड कोलाइड होने के बाद कुछ अलग अलग वेलोसिटी हो गई होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये u1 u2 था, अब हमें यहाँ पे u1 u2 मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे
मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी u2 थी, इसकी वेलोसिटी u1 थी। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होगी m2 की v2 हो गई, और वेलोसिटी ऑफ m1 इज इक्वल टू हो गया v1। अब हमें v1 v2 कैलकुलेट करना है, अपने सेंटर ऑफ मास में पड़ा होगा, बहुत ही तगड़ा सा फॉर्मूला था, आपको याद करना है m1 माइनस ई एम टू u1 प्लस हमारे पास वन प्लस ई m2 u2 अपॉन के अंदर हमारे पास टोटल जो है सम ऑफ मास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करता हूँ, दैट इज इक्वल टू m1 माइनस ई एम वन, सॉरी m2 माइनस ई एम वन, क्योंकि V2 का लिख रहा हूँ ना मैं, तो वो पहले आएगा, ई एम वन हमारे पास इधर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास U2 हो जाएगा पहली बात, तो प्लस के अंदर हमारे पास वन प्लस ई m1 u1 अपॉन मास, टोटल मास जितना भी है वो समेशन ऑफ टोटल मासेस, ठीक है। तो ये v1 हमारे पास u1 u2 की वैल्यू गिवन होगी, v1 हमारे पास दिया होगा, v2 निकालना है, ऐसे करके आप इजीली निकाल सकते हो। लैम्डा गिवन होगा यहाँ पे, जो भी हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो पार्टिकल जा रहा है उसके जो हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं लैम्डा है, तो लैम्डा का गिवन है, तो लैम्डा से आप आसानी से u निकाल सकते हो एंड देन आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चन को करने में। ये हमारे पास हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, कभी भी अगर हमारे पास एक्सप्लोनेशन या डीके का क्वेश्चन दिया हो, या बॉम्ब एक्सप्लोनेशन जो होता है ना वो, तो एक्सप्लोजन या फिर डीके कुछ कम बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना, हमेशा फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को बराबर करो, मोमेंटम कंजर्व करना है, एंड आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा सर, बताइए कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक मास है हमारे पास, यहाँ पे एक मास है m मास का, जो कि रेस्ट में है। आफ्टर कुछ टाइम वो जो है ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होकर इसका कुछ पार्ट मान लेते हैं, ये हमारे पास m1 इसका v1 स्पीड से ये जा रहा है, जिसका मास जो है वो m1 है, और एक पार्ट यहाँ पे चला गया जो कि हमारे पास m2 उसका मास होगा मान लेते हैं, और वो जा रहा है हमारे पास v2 स्पीड से। कैसे करेंगे, तो हमारे पास सिंपल सी बात है, लैम्डा 2 इसकी जो होगा गिवन होगा h अपॉन m1 v1, सॉरी जो v2 है ना, सॉरी m2 v2, और इसका जो लैम्डा होगा डेट इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू h अपॉन m1 v1, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और m1 v1 को आप सिंपल सी बात है, हमें पता है कि अगर रेस्ट में है तो इसके जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो हमें P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल कर देना है। करने के बाद आप आसानी से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो भी पूछा होगा रेस्पेक्टिव आप निकाल सकते हो यहाँ पे इजीली। ओके सर जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कुछ और वेरिएशंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस पूछे जा सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, एंड देन हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है रेडिएशंस। क्या है, रेडिएशंस। एक जो गाइज आपको वेरिएशन और हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे हैशटैग से लिख के दिखाता हूँ। अगर कभी भी ये जो है हमारे पास वेरिएशन मान लेते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास वेरिएशन मान लेते हैं, क्या हो सकता है, डी ब्रॉगली के ऊपर, ठीक है। ये सब वेरिएशन गाइज आपको पढ़ के जानी है, जिससे आपको असली जो मोमेंट होगा जहाँ पे आप एग्जाम दोगे वहाँ पे आपको दिक्कत बिल्कुल भी फील ना हो। मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, रेस्ट में है मान लेते हैं, ठीक है। अभी प्लस क्यू चार्ज है जो कि रेस्ट में रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक फोर्स क्यू ई के बराबर हमारे पास लगने वाला है। हमें पता है कि अगर फोर्स क्यू ई लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ जो होगा दैट इज क्यू ई बाई एम के बराबर होता है। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। एंड यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, सीधी सी बात ये है, यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को निकाल सकते हो। यहाँ से वेलोसिटी मिल गई, आप फिर लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी में रख सकते हो इसको। तो ये भी एक वेरिएशन हो गया जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देके कुछ निकाला जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की, क्या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, अब जो बात कर लेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशन हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरह से मैंने मैग्नेटिक यहाँ पे एक फील्ड बना दी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक वेलोसिटी एक्ट होगा, एक हमारे पास फोर्स एक्ट होगा मान लेते हैं, ठीक है, और ये क्यू चार्ज है मान लेते हैं इसको। हमें पता है क्यू वी बी इज इक्वल टू, और एक जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलर, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक में वो चार्ज जो है वो मूव करेगा। हमें पता है, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट से पढ़ा है, सर्कुलर ट्रैक हमारे पास इधर होने वाला है, सर्कुलर ट्रैक हमारे पास इधर होने वाला है। जब अगर सर्कुलर ट्रैक होगा, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, सर्कुलर ट्रैक होगा तो हमें पता है कि एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये जो है हमारे पास क्यू वी बी जो एक्ट होगा यहाँ पे। अरे यार एक सेकेंड गाइज, जस्ट सेकेंड, यस,
जो क्यू वी बी है, दैट इज हमारे पास फोर्स जो लगता है हमारे पास एक करंट, सॉरी एक चार्ज के ऊपर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। क्या? एम वी स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। जब मैं इक्वेट करूंगा, हमें पता है कि जो रेडियस आता है दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर आता है, एम वी अपॉन क्यू की बी के बराबर आता है। एंड यहाँ पे मैं इजीली पुट कर सकता हूँ, क्या इजीली मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। तो क्लियरली एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर हो जाता है। तो अगर कभी रेडियस गिवन हो और मोमेंटम पूछा हो, तो लैम्डा पूछा हो, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। दैट इज एम वी को मैं एच अपॉन पी क्यू बी ये भी यूज कर सकता हूँ। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रिलेशन याद रखना है, कैसे कोरिलेट हो रहा है वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको कंसेप्ट जो भी गाइस घुमा फिरा के पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ और भी अगर रह जाते हैं मेरे साइड से तो आपको वो जो है खुद क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा, आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इतने बहुत हैं, इतने इंपॉर्टेंट जो है सारे केसेस मैंने जो क्वेश्चन बना सकता है वो मैंने आपको बता दिए हैं, आज तक जो पूछे गए हैं वो बता दिया मैंने। और अब जो है हम लोग पूरा जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग करने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स के बारे में बातचीत। पूरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ कह रहा हूँ, डी ब्रॉगली हमारे पास हाइपोथेसिस को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। कोई भी अगर आपको छूट जाता है, अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो प्लीज गाइस कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे उसको कवर कर सकूं। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। अगर मैं आपको रियल लाइफ एक समझाने की कोशिश करूं, आपको एक बार एग्जांपल दूं, कोई भी सरफेस अगर आपके पास है, ठीक है, आप फोन का सरफेस उठा लो, उसके ऊपर एक बॉल या क्ले मारोगे, ठीक है, तो क्ले आके यहाँ पे गाइस चिपक गया, तो वो क्ले चिपकेगा तो गाइस वो या तो चिपकेगा या फिर थोड़ी सी देर आगे जाएगा। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है एंड वाई डायरेक्शन में भी एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो वैसे ही सेम सिमिलरली जब कोई लाइट जो है एक हमारे पास सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक फोर्स लगता है, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। क्या क्या होता है वो फोर्स, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास जो बॉडी है वो प्योरली 100% रिफ्लेक्टिंग है, आर बराबर 1 है, पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो लाइट इधर आएगा वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो लाइट इधर हमारे पास आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो लाइट आ रहा है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, एक सेकेंड, कौन सा एंगल होगा वो, थीटा एंगल मान लेते हैं। थीटा एंगल कौन सा है, ये लाइट जो है नॉर्मल के साथ जो बना रहा है उसको मैंने मान लिया थीटा, ओके। अब ये जो थीटा एंगल है, लाइट जो है मान लेते हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू आई मैंने मान लिया। तो जो फोर्स ऑन प्लेट एक्ट करता है, जो फोर्स हमारे पास प्लेट में लगता है, फोर्स ऑन प्लेट इज इक्वल टू टू आई ए एस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन हमारे पास सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब सर ये थीटा क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा। अगर आपको चाहिए डेरिवेशन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेरिवेशन इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट जो है, सॉरी, अगर आप सबकी अगर चाहिए होता है किसी को भी डेरिवेशन, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसका डेरिवेशन अपलोड कर दूंगा, आपको खुद समझ जाना है उसको। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो भी, वीडियो मतलब चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो, ठीक है। कमेंट करना है वीडियो या फिर पीडीएफ आप चाहिए तो भी, ठीक है। अब थीटा की हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एस जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस है, एरिया ऑफ सरफेस हमारे पास इधर है, दैट इज जो सरफेस में लाइट गिर रहा है वो, और आई जो है वो इंटेंसिटी है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास इधर आ जाती है। अब जो है हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के ऊपर कोई भी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो दो डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगता है, एफ एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, एफ वाई। अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, तो दैट इज इक्वल टू आई ए एस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लिखना था गाइस, एक सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा। जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो एक्ट करता है दैट इज आई ए, दैट इज एरिया ऑफ सरफेस, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सी के बराबर आता है। और अगर मैं यहीं पे एफ वाई की बात करूं, दैट इज वाई डायरेक्शन में कितना यहाँ पे फोर्स एक्ट करता है, दैट इज आई ए एस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी के बराबर, जो कि वही है, मतलब एफ ऑफ फोर यहाँ पे सेम होता है, बट आपको कोरिलेट नहीं करना है, आपको दोनों यहाँ पे याद रखनी है।
जब भी कभी हमारे पास यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ, मान लेते हैं ये लाइट आई यहाँ पे, फिर अब्जॉर्ब होगी तो वो आई गई नहीं, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ऐसे आई एक लाइट, ऐसे आई एक लाइट, ऐसे आई एक लाइट, ऐसे करके हमारे पास अब्जॉर्ब हो रही है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जब मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे थीटा एंगल है ये, उसी को हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम वही चीज़ है, वो आपको ध्यान रखना है, ये परफेक्टली अब्जॉर्बिंग का है, वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का था। तो दोनों मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बता दिया है। इतना जेई ने इसको जो है एक्सप्लोर नहीं किया है, बट कुछ बार किया था ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने बता दिया है। डेरिवेशन अगर आप चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। यहीं पे गाइज एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे थीटा को अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री कर दूं, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स अब आ जाएगा डेट इज 2IA अपॉन सी के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग मतलब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अगर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे सरफेस के ऊपर, तो कुछ इस तरह से फोर्स यहाँ पे एक्ट करने वाला है। यहाँ पे भी अगर मैं थीटा को 0 कर दूंगा, थीटा को अगर मैंने 0 कर दिया तो एफ एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है। एंड वाई डायरेक्शन में सेम वही फोर्स रहने वाला है, वाई डायरेक्शन में 2, सॉरी, यहाँ पे आई एस, यहाँ पे गाइस 1 टाइम्स है, ठीक है। मैं सेम जो कह रहा था वो गलत था, ठीक है। आई एस अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री नॉर्मली अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा तो क्या फोर्स आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मेन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर जो भी थीटा होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि जनरली इंसिडेंट नॉर्मली होता है, क्वेश्चन में गिवन है, होता है, तो इसलिए मैंने आपको वो वाला जो है कैटेगरी भी बता दिया है। अब इसी में गाइज और एक चीज हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करना है गाइज, हमें पता है अब जो है रेडिएशन प्रेशर के बारे में मैं आपको बात करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज में इसको ले लेता हूँ, एक सेकेंड गाइज। मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, हाँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइज हम लोग जो लिखा था, यहाँ पे अगर परफेक्टली, पहला जो केस था डेट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, ठीक है। जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कर रहा था, अगर मैं थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री डालता हूँ, तो जो फोर्स आ गया था हमारे पास, फोर्स कितना आया था हमारे पास यहाँ पे, जब मैंने थीटा 0 किया था, 4 = 2IA सरफेस के ऊपर जो एरिया है वो अपॉन सी के बराबर आया था। हमें पता है क्या, प्रेशर जो होता है डेट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया से इसको जो है डिवाइड कर देता हूँ, सी, और यहाँ पे ए एस हो जाएगा, वापस से ही कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर आ जाता है डेट इज इक्वल टू 2I अपॉन सी के बराबर आता है। एंड दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन रेडिएशन प्रेशर के बराबर हमारे पास ये आ जाता है। हाँ जी सर, ये होता है रेडिएशन प्रेशर। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ जो है परफेक्टली अब्जॉर्बिंग की मतलब ए की वैल्यू जो है कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो जो हमारे पास आया था, क्या आया था, फोर्स जो वाई डायरेक्शन में आया था डेट इज इक्वल टू IA अपॉन सी के बराबर आया था ना। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ डेट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। एंड यहाँ से क्लियरली जब ये कट जाएगा तो हमारे पास सिंपल सी बात है, जो प्रेशर आ जाता है डेट इज आई अपॉन इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये दो वेरिएशंस में मैंने आपको बता दी हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं क्या है वो आगे, अब इस टाइप में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा के बता देता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एक मैं आपको केस लेता हूँ फॉर स्पीयर, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये वाला ले रहा हूँ फॉर स्पीयर। मान लेते हैं यहाँ पे दोनों हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, दोनों वाले केसेस, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है इंसिडेंट कर रहा है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक स्पीयर रखा हुआ है, मेरे पास स्पीयर है। हमारे पास ये पता रहना चाहिए कि जो स्पीयर होता है उसका जो यहाँ पे जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक क्या ले लिया, एक स्क्रीन ले लिया। अब लाइट जो है यहाँ पे जाके कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे पास एक प्रोजेक्शन होगा, एरिया प्रोजेक्शन होगा। अब इस प्रोजेक्शन का एरिया जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे, बिकॉज सरफेस के ऊपर गिर रहा है, दैट इज एस मान लेता हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये जो हमारे पास सरफेस है वो प्योरली रिफ्लेक्टिंग है, दैट इज आर बराबर 1 है, तो जो फोर्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आई, क्योंकि इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, थीटा इज इक्वल टू 0 है, नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा हूँ, दैट इज आई 2I ऑफ कोर्स। हमारे पास अगर परफेक्टली क्या है 0 डिग्री है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है परफेक्टली क्या बोलता हूँ मैं,
परफेक्टली जो है रिफ्लेक्टिंग है, तो हमारे पास यहाँ पे आई ए जो एस है वो अपॉन सी के बराबर होगा। और यहीं पे अगर मैं परफेक्टली अब्जॉर्बिंग की बात करूँ, ए बराबर 1 मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हो जाएगी आई ए सी अपॉन सी। दोनों का हमारे पास सेम आता है, बिकॉज जब आप इधर पुट करोगे पाई आर स्क्वायर को, तो हमारे पास सेम चीज़ इधर आ जाने वाली है। तो ये स्पीयर वाला केस आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है। स्पीयर कैसे गाइज, आपको हमेशा जो एरिया लेना है वो प्रोजेक्शन वाला एरिया लेना है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं इसका इंटेंसिटी आई है, वैसे करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। एंड गाइज हो चुका है, उन्होंने सारा बेसिकली मोस्टली सब कुछ डिस्कस कर लिया है आज, ठीक है। एक जो छोटी सी गलती मैंने कर दी है, दैट इज यहाँ पे 2 वाला फैक्टर आएगा ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आर अगर 1 होता है, मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में हमारे पास 2 वाला पार्ट आता है, मतलब जो है फैक्टर आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के क्या करूँगा, फिर से वापस से लिख देता हूँ गाइज, गलती हो जाती है, अभी मैंने देख लिया इधर क्या गलती हुई है। दैट इज 2i हमारे पास यहाँ पे ए एस अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू 2i हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन सी, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 तो यहाँ पे आएगा नहीं, डेट इज आई पाई आर स्क्वायर अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। ये स्फीयर के लिए कैसे हम लोग को करना है, ये जो फोर्स ऑन बॉडी इन द पाथ ऑफ लाइट उन्होंने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला? फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर जो फोर्स है इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट कितना है वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। रेडिएशन प्रेशर और ये जो हमारे पास फोर्स वाला टॉपिक है गाइज, वो इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है जेई से, बट फ्यूचर में जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट्स वगैरह बढ़ रही हैं, तो कभी भी जो है ये हम लोग जेई जो है इसको इंक्लूड कर सकता है, इसके ऊपर और डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे बता दिए हैं, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको कमेंट कर लेना है नीचे। एंड गाइज इसी के साथ हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इज कंप्लीट कर लिया है। सारे छोटे मोटे कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, एंड सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो गाइस इसी के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म मतलब चैप्टर हमारे पास खत्म हो चुका है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज गाइस ज्वाइन कर लीजिए। एंड हाँ गाइस, मैं बोलता नहीं हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज गाइस वो जो लिखा हुआ है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे ये छोटू सा चैनल जिसमें 65 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरी जो है यहाँ पे आप सबके प्यार से 65 सब्सक्राइबर्स हो चुका है। मैं खुद को ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, बट हमें और चाहिए, हमें और जो है आगे बढ़ के बच्चों को हेल्प करना है, अपने मेरी तरह दोस्तों को यहाँ पे हेल्प करना है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। एंड गाइज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हाँ गाइज बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज आज का चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एटम्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।